नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं सुनील राठौर। जीएलसी आईएएस टॉप 50 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपसे मैंने कमिटमेंट किया था और कमिटमेंट इस प्रकार था कि आपके साइंस के जो 3 खंड होते हैं, एक होता है आपका साइंस वाला फिजिक्स वाला खंड, एक होता है साइंस का केमिस्ट्री वाला खंड और एक होता है आपका बायोलॉजी वाला खंड। तो तीनों खंडों का मैंने कमिटमेंट किया था और आज उसी क्रम में हमने साइंस के केमिस्ट्री वाले खंड को पिकअप किया है और इसको आपके सामने पेश करेंगे, जहां पर विगत 30 वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका हम विश्लेषण करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी यह साइंस की दूसरी क्लास है और केमिस्ट्री का पहला और आखिरी क्लास रहेगा। जैसे कि हमने एक भाग में फिजिक्स को कंप्लीट किया है, उसी प्रकार इसी एक भाग में हम साइंस के कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और कल एक और पार्ट होगा आपका जो कि बायोलॉजी से संबंधित होगा। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत जो करते हैं उसकी जो रूपरेखा होती है, उसकी रूपरेखा आप जान पाएंगे कि जीएलसी आईएएस एमपीपीएससी का एक एप्लीकेशन जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो वहां पर जाकर आप उसे इंस्टॉल करके कई सारी चीज़ों को वहां से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप एमपीपीएससी और यूपीएससी के अगर अभ्यर्थी रहे हैं तो यूपीएससी और एमपीपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस का प्रिंटेड नोट्स आपको वहां पर अवेलेबल हो पाएगा। साथ ही यदि आप टेस्ट सीरीज के इच्छुक रहें तो प्रीलिम्स का और मेंस का टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल है। साथ ही आप अगर यहाँ पर जो क्लासेस संचालित हो रही है इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो वहां पर उसको जाकर एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करंट अफेयर को लेकर जो चुनौतियां बनी रहती है, तो करंट अफेयर का जो आपका रोजगार निर्माण समाचार साप्ताहिक पत्र होता है उसका एक संकलन आपको जीएलसी आईएएस के प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध हो पाएगा, जो कि आपको एप्लीकेशन से इंस्टॉल करके वहां पर आपको एक्सेस करना होगा। तो दोस्तों, काफी सारगर्भित रूप से उसको तैयार किया गया है और इसी क्रम में अगर ध्यान हो आप लोगों को, गुरुजी के द्वारा 2 प्रकार की सीरीज चलाई जा रही है। एक होता है आपका रामबाण और दूसरा होता है आपका ब्रह्मास्त्र। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र और रामबाण सीरीज जो कि प्रत्येक 10 यूनिट के प्रत्येक यूनिट के 500 क्वेश्चन को लेकर एक तैयार किया जा रहा है और उसको गुरुजी के द्वारा प्रिपेयर करके आप सभी लोगों के समक्ष पेश किया जा रहा है। यदि उसका भी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप यहां पर जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं। और इसी क्रम में यदि दोस्तों आपको एक और उद्घोषणा जो कि एक अनाउंसमेंट है जीएलसी आईएएस के द्वारा, 23 जून से आपका मेंस का एक टारगेट बेच शुरू किया जा रहा है जो कि लक्षित होगा पूरी तरह से मेंस को लेकर। ठीक है, और यह एमपीपीएससी का एक बेहतर रणनीति के साथ गुरुजी के सानिध्य में और सभी शिक्षकों के सहयोग से इसे आत्मसात करके और साथ ही विद्यार्थियों के हित में इसे संचालित किया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप इच्छुक हैं, चाहे वह आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, दोनों ही माध्यम के सेपरेट बैच के रूप में 23 जून से आपका एक बेहतर बैच, सेपरेट बैच स्टार्ट हो चुका होगा। तो दोस्तों, यदि आप इच्छुक हैं तो जरूर आपका वेलकम है, स्वागत है, नंदन है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम पहले प्रश्न की शुरुआत तो करेंगे, लेकिन दोस्तों आपको पता है क्लास शुरुआत करने से पहले आपके सामने एक कोटेशन पेश किया जाता है जो कि आपका तैयारी को लेकर एक मोटिवेशन के रूप में उसे देख पाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अच्छे से सुनिएगा, मोटिवेशन किस प्रकार का होगा। जैसा कि कहा जाता है कि पंख खोल दे, कहता है परिंदा कि खोल दो पंख मेरे। परिंदा कहता है कि पंख खोल दो, ठीक है, क्योंकि अभी उड़ान बहुत ऊंची है, क्योंकि कहता है साथ में वो कि जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। तो दोस्तों, इसी कोटेशन के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करेंगे और आज की क्लास का जो पहला प्रश्न होगा वह इस प्रकार से होगा आपका कि ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है। दोस्तों, यह प्रश्न काफी आसान होता है, लेकिन अगर आपने पढ़ने में थोड़ा सा अगर भूल कर दिया तो वही क्वेश्चन टफ क्वेश्चन बन जाता है और आप गलती करने से चूक जाते हैं या फिर गलती कर बैठते हैं। जैसे कि यहां पर ध्यान रखना, आपको क्या कहा जा रहा है, तत्व के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, अब तत्व के बारे में अगर कहा जा रहा है तो अपने को देखना है कि ऑक्सीजन के बाद पहले तो ये बताइए ऑक्सीजन भी आपका क्या है, ऑक्सीजन गैस के रूप में है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, पूरे वायुमंडल की बात की जाए तो नाइट्रोजन आता है आपका। गैसों में सर्वाधिक परसेंटेज रखता है आपका नाइट्रोजन, 78 के समथिंग रखता है आपका, जबकि ऑक्सीजन 71 होता है। ठीक है, मतलब लगभग 20.98% होता है आपका ऑक्सीजन का और 78 होता है आपका किसका, नाइट्रोजन का। थर्ड नंबर पर आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, फिर आपका ओजोन आर्गन आ जाता है। तो इस प्रकार के गैसों का होता है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा कौन सा मूल तत्व पाया जाता है तो आपका आंसर क्या हो जाता है, सिलिकॉन। और यही अगर प्रश्न इस रूप में पूछा जाए कि दोस्तों पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक
मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ठीक है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा एकमात्र आंसर सिलिकॉन। ऑक्सीजन भी नहीं होगा। ठीक है, आपसे क्या कहा जा रहा है? पृथ्वी की भूपर्पटी पर, क्रस्ट पर। ठीक है, तो पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। एक और बात आप यहां पे सुन लीजिएगा दोस्तों, बात यह है कि यदि आपसे सीक्वेंस पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मात्रा पर कौन सा तत्व पाया जाता है, तो पहले नंबर पर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन, और तीसरे नंबर भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो होता है आपका एल्यूमिनियम। क्लियर है? तो तीनों तत्वों का सीक्वेंस रखिएगा, क्योंकि क्रम पूछा जा सकता है। एमपीपीएससी अब नया ट्रेंड अपना रहा है, आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा कथन सही है, या फिर कौन सा स्टेटमेंट सही है, या फिर आपसे कह सकते हैं कि निम्न में से अवरोही या आरोही क्रम में कौन सा विकल्प सही है। तो उस प्रकार भी आपको याद रखना है, पहला पर ऑक्सीजन, दूसरे पर सिलिकॉन, तीसरे पर एल्यूमिनियम। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक कठोर तत्व आप जानते ही हैं, हीरा। और हीरा किसका अपर रूप है? ये कार्बन का अपर रूप है। जैसे कि कार्बन का अपर रूप में आ जाता है आपका क्या? हीरा। हीरा के बाद आप ग्रेफाइट भी देखते हैं, ग्रेफाइट के बाद आप चारकोल देखते हैं, चारकोल के बाद आपका काजल होता है, कोक होता है। ठीक है, अगर आप लकड़ी को मतलब वायु की अनुपस्थिति में जलाते हैं, यदि लकड़ी का दहन आप वायु की अनुपस्थिति में करते हैं, उसके बाद जो अवशेष बच जाते हैं उसी को कहा जाता है कोक। क्लियर है? और यदि अपर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, ठीक है, अपर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति पर अपर्याप्त मात्रा में लकड़ी का दहन होता है, तो वही बन जाता है आपका चारकोल। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपके कोयले के अपरूप, या फिर आप बोले कि जो आपका हीरा, ग्रेफाइट, ये कार्बन के विभिन्न अपरूप देखने को मिलते हैं, और सर्वाधिक कठोर धातु के रूप में हीरे को ही जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? सभी को सर्वविदित है कि यह बी वाला विकल्प जो 24 कैरेट का सबसे शुद्धतम सोना होता है। लेकिन यदि सोने को ज्वेलरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सोने की ज्वेलरी बनाना है, तो यदि उसकी मजबूती करना है तो उसमें मिश्र धातु का मिश्रण करना पड़ेगा। यदि आप 24 कैरेट के शुद्ध सोने से ज्वेलरी बनाते हैं तो वो जल्दी टूटने की संभावना होती है। इसलिए शुद्ध सोने में या तो एल्यूमिनियम या फिर आप किसी अन्य तत्व को मिश्रण करके ही उसके ज्वेलरी बनाई जाती है, जिससे कि उसकी कठोरता और मजबूत हो जाती है। लेकिन शुद्ध सोने की बात की जाए तो आपकी 24 कैरेट का सोना होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज का प्रयोग किया जाता है? कहने का मतलब यह है कि किस अयस्क से आपके एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। तो एल्यूमिनियम अयस्क की प्राप्ति किससे होगी? आपकी बॉक्साइट से। ठीक है, एल्यूमिनियम की प्राप्ति किससे हो जाएगी? बॉक्साइट से। तो ये ध्यान रखना। गैलेना किसका अयस्क है? कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके बताइएगा कि गैलेना अयस्क से किस प्रकार के खनिज की प्राप्ति होती है। गैलेना, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और एल्यूमिनियम का अयस्क क्या हो जाएगा? आपका बॉक्साइट। और आपको पता भी है दोस्तों, तांबा, और जो आपका तांबा है और मैग्नीज है, मध्य प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? दोनों खानों को ध्यान रखिएगा। अब यहां पे देखिएगा, एल्यूमिनियम बनाने के लिए मुख्य खनिज तो हो गया आपका सी, बॉक्साइट। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? अब इसी प्रश्न के बाद में आपको एक चार्ट रखा गया है, उस चार्ट के माध्यम से हम सभी मिश्र धातु को अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। उस चार्ट में कई सारे, लगभग 18 से 19 मैंने मिश्र धातुएं रखी है। उनमें से कौन सा इंपोर्टेंट है वो आपको मैं बतलाऊंगा, वही आपको मेनली ध्यान रखना है। बाकी आपको यहाँ पर सारी चीजें मिलेगी, स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं। ठीक है, पहले एक प्रश्न की चर्चा करते हैं। अब मिश्र धातु क्या होती है? दो या दो से अधिक धातु के मिश्रण से बनी नई धातु को मिश्र धातु कहा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि धातु की मजबूती के लिए इस प्रकार का कार्य किया जाता है, मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। जैसे कि स्टील होता है, जैसे इस्पात कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपका कार्बन भी मिल जाएगा, आपका लोहा मिल जाएगा। ठीक है, जबकि पीतल की बात करें तो पीतल भी मिश्र धातु है, आपका ब्रॉन्ज भी मिश्र धातु है। जबकि आपका तांबा जो होता है ये केवल, सॉरी यहाँ पे ब्रांज नहीं लिखा हुआ, ब्रॉन्ज की जगह दूसरा लिखिएगा, क्योंकि ब्रॉन्ज क्या होता है आपका, ब्रॉन्ज मेडल, तांबा मिलता है तो ये भी तो तांबा ही है, तो यहाँ पे तांबा नहीं रखिएगा क्योंकि दोनों आंसर सही हो जाएंगे। नहीं तो यहाँ पे आप स्टेनलेस स्टील लिख सकते हैं, स्टेनलेस स्टील।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका तांबा, जो कि मिश्र धातु नहीं है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। ठीक है, ब्रॉन्ज भी आपकी मिश्र धातु नहीं है, क्योंकि सिंगल एक ही धातु से, एक ही मेटल से मिलकर बनी होती है, उसे मिश्र धातु नहीं कहा जाएगा। अब टेबल देखिएगा, सभी के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे टेबल आपको शो होगी। अब देखिएगा इसमें कुछ मिश्र धातु हैं, उसमें किस किस प्रकार का संगठन है और उसका उपयोग क्या कहाँ पर होता है, जैसे कि आपको पीतल का ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा, वही चीज आपको मेनली ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब देखिएगा पीतल का जो मिश्र धातु है आपका, वो मिश्र धातु हो जाएगा कॉपर और जिंक। इसको कैसे याद रखना है, काजा। क्या याद रखेंगे, पीतल का बर्तन होता है, उसमें क्या बनाएंगे हम, काजा। टके सेर भाजी टके सेर खाजा, नाम सुना होगा आपने। तो काजा, पीतल के बर्तन में क्या बनाया हमने, काजा बनाया। काजा का मतलब क्या हो जाएगा, कॉपर और जिंक। तो कॉपर कितना परसेंट, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पीतल मिश्र धातु में सबसे ज्यादा किस तत्व का संगठन अधिक पाया जाता है, तो कॉपर का। ठीक है, तो काजा करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा कांसा। कांसा का होता है आप कांटा। क्या याद रखेंगे, कांसा का कांटा। तो कांसा मतलब, कांसा एक मिश्र धातु है और इसकी किससे मिलकर बनी होती है, आपकी कॉपर और टिन से मिलकर बनी होती है। टिन का संकेत आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि टिन से आपका टी याद आता है, लेकिन उसका सिंबल क्या होता है आपका, SN। तो टिन का SN सिंबल याद रखिएगा। और कांसा में भी सर्वाधिक मात्रा किसकी होगी, आपकी कॉपर की, लगभग 80% के आसपास। ठीक है, आगे देखते हैं। सोल्डर आपको ध्यान नहीं रखना है, गन मेटल याद रखिएगा आप। ठीक है, ये आप याद नहीं रखना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही आपको मेनली ध्यान रखना है। अब गन मेटल का देखिएगा, गन मेटल में आपका कॉपर होगा, टिन होगा और जिंक होगा। इसका मतलब आपका काजा भी आ जाएगा और कांटा भी आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कॉपर तो कॉमन है और जिंक भी आ जाएगा और साथ में आपका टिन भी आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, गन मेटल ने पीतल को और कांसे को क्या कर दिया, काट दिया। ठीक है, या इन दोनों को गन लगा दिया। ठीक है, तो पीतल भी आ जाएगा, उसमें कांसा भी आ जाएगा। तो आपके गन मेटल में होगा कॉपर के साथ में जिंक और टिन, दोनों ही धातु इसमें मिश्रित होगी गन मेटल के अंतर्गत। अगला देखना, डच मेटल भी इंपॉर्टेंट है आपका। डच मेटल में क्या आ जाएगा, अब इसमें कॉपर और जिंक का परसेंटेज चेंज हो जाएगा। सिर्फ कॉपर और जिंक का परसेंटेज चेंज होने से पीतल ही किस में बन जाएगा, आपका डच मेटल में। तो पीतल में जब कॉपर का परसेंटेज 70 होगा तो आपका पीतल, और यदि यही 80% हो जाएगा आपका डच मेटल बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं उपयोग। आप देख लीजिएगा, इधर उपयोग लिखा हुआ है, यह भी प्रश्न बन सकता है, तो उपयोग भी मैंने मेंशन किया है। अब देखिएगा, अब यहां पे बेल मेटल नहीं ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम, ब्रांज नहीं, जर्मन सिल्वर देखिएगा आप। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है आपका। तो जर्मन सिल्वर के बारे में देखते हैं। अब ये आपका कॉपर है, इसमें जिंक है। अब नया तत्व आ गया, कौन सा, आपका निकल। ठीक है, निकल या निकल जो भी आप बोलना चाहें। तो कॉपर, जिंक और निकल, इससे बना होता है आपका जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। तो जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, तो वो ध्यान रखना आपको कि कॉपर, जिंक और निकल से बनी होती है। कॉन्स्टेंटन भी ध्यान रखना है, कॉपर और निकल से बना होता है। यदि जर्मन सिल्वर में से, क्या कहा मैंने, जर्मन, ऐसे याद रखना, याद रखने का तरीका ये सबसे बेस्ट है। जर्मन सिल्वर में से यदि आपने जिंक को निकाल दिया तो आपका बन जाता है कॉन्स्टेंटन। क्या कहा मैंने, कॉपर, जर्मन सिल्वर में से जिंक को अगर रिप्लेस कर देंगे तो यहां पे कॉपर और निकल बचेगा, तो कॉपर निकल का बन जाएगा आपका कॉन्स्टेंटन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, स्टेनलेस स्टील, सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, सबसे, अगर आपसे सारे मिश्र धातु अगर याद ना रहे तो ये तो आप रट ही लीजिएगा, ना भी याद रहे। क्वेश्चन कैसा बनता है, एक पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि आपका स्टेनलेस स्टील जो है, इसमें किस किस प्रकार की मिश्र धातु शामिल होती है। पहला सबसे सिंपल क्वेश्चन। दूसरा टफ क्वेश्चन अगर बनाना है तो स्टेनलेस स्टील में सबसे कम मात्रा किस प्रकार की धातु की होती है, दूसरा प्रश्न। और इसको टफ बनाना है तो वह परसेंटेज पूछेंगे कि स्टेनलेस स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत पाया जाता है, या फिर निकिल का, क्रोमियम का कितना प्रतिशत पाया जाता है, आयरन कितना प्रतिशत होता है। तो इस प्रकार से टफ क्वेश्चन बनाना है तो प्रश्न उसके परसेंटेज के रूप में इसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, स्टेनलेस स्टील में आपका आयरन होगा, क्रोमियम होगा, निकल होगा और कार्बन होगा। यहां पे आयरन और कार्बन नए तत्व आप देख, नई धातुएं आप देख रहे हैं, तो आयरन हो जाएगा,
क्रोमियम हो जाएगा, निकल और कार्बन। सबसे अधिक मात्रा में आपको मिलेगा आयरन, क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील है, इस्पाती ढांचे के रूप में है, तो इसे हम कहेंगे इसमें आयरन का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। लेकिन कार्बन का परसेंटेज लगभग 0.5 या फिर हम कह सकते हैं 0.1 से लेकर ये लगभग 1% तक होता है, तो इतना भी वेरी कर सकता है ये। तो ध्यान रखना, कार्बन का सबसे कम परसेंट होता है, सबसे अधिक आयरन का होता है, यही बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से यहां से क्वेश्चन बनाए। तो स्टेनलेस स्टील ध्यान रखना है। फिर आप देखिएगा यहां पे मैग्नीशियम नहीं ध्यान रखना है, फिर ड्यूरेलेमिन किसी को नहीं याद करता है सारे, अब ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 11 12 13, लेकिन अगर आपको देखना है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, अब डच मेटल, ये हमने किया है पहले ही, डच मेटल रिपीट हो रहा है, तो आप जैसे ही आएगा आपका तो आपको पता चल जाएगा। इसमें कॉपर और जिंक है आपका। मैंने कहा था कि आपका पीतल जो है, पीतल को क्या कहा था मैंने, पीतल को काजा, कॉपर और जिंक, काजा कहा था उसे पीतल को, जिसमें 70% क्या था आपका कॉपर, लेकिन यहां पर कॉपर कितना परसेंट है, 80%, तो आपका क्या बन जाता है, डच मेटल, पहले भी चर्चा किए हैं। निकेल स्टील, मैग्नीज स्टील, क्रोमियम स्टील और नाइक्रोम। नाइक्रोम का ध्यान रखिएगा, निकेल, लोहा, क्रोमियम, कार्बन, मैग्नीज, जिंक, सर्वाधिक मिश्र धातु किसमें पाई जाती है, आपका नाइक्रोम में। यह प्राकृतिक रूप से संश्लेषित रेशा होता है, ठीक है। तो नाइक्रोम ध्यान रखिएगा, बाल काटने के औजार, मशीनें तथा गोले आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें निकेल होगा, लोहा होगा, क्रोमियम होगा, कार्बन होगा, जिंक होगा, आपका SI सिलिकेट होगा, आपका देखिएगा यहाँ पे सिलिकेट भी लिखा हो, सबसे कम मात्रा इसी की होती है, मैग्नीज होता है। तो इतने प्रकार के इसमें धातुएं पाई जाती है, जिससे बनकर मिश्र धातु बनती है आपकी कौन सी, नाइक्रोम। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये 19 प्रकार की मिश्र धातु मैंने आपके सामने पेश किए, कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट है, लगभग आपको 10 से ज्यादा याद ही नहीं करना है, ठीक है। तो एक स्ट्रेटजी, स्मार्ट स्टडी करना है, ना कि आपको हार्ड वर्क करना है, ठीक है। स्टील में कितना परसेंट कार्बन होता है, मैंने कहा था ये प्रीवियस ईयर में 2000 में पूछा गया है क्वेश्चन। अब आप ही बताइए, जब मैंने कहा सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, तो 0.1 से लेकर 2% तक एक वेरी करके चल सकते हैं हम लोग। तो 0 तो बताएंगे नहीं, क्योंकि कुछ मात्रा में होता है, दोनों विकल्प बता सकते नहीं है, लेकिन सबसे कम कौन सा अंश बता रहा आपको, 0.1 से 2% तक आपका स्टील में कार्बन पाया जाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका पहला विकल्प, ठीक है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है। दोस्तों यह प्रश्न पढ़ने पर तो ऐसा लगता है कि जंग लगने पर लोहा क्या होता है, लोहे पर जंग चढ़ती है तो लोहा खराब होता जाता है, और आपको लगता है कि लोहे का वजन कम होता जाता है, ठीक है, जो कि आपका मानना गलत है। लोहे में जब जंग लगती है तो एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि यह आपका लोहा है, ठीक है, लोहे में नमी है, मतलब वायुमंडल में है नमी, लोहे में नहीं, ये वायुमंडल में आपका नमी है, ठीक है। वायुमंडल में क्या है आपका, नमी। नमी का मतलब आप बोल सकते हैं पानी है, ठीक है। साथ में मैंने कहा कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब रिएक्शन करता है तो आपका क्या बन जाता है, Fe2O3। क्या बनता है आपका, Fe2O3, और यही है आपका लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग का सूत्र क्या हो जाएगा आपका, Fe2O3, क्योंकि Fe के ऊपर +3 चार्ज होता है, Fe2 के O के ऊपर ऑक्सीजन का -2 वैद्युत ऋणात्मकता होती है। जब दोनों को क्रॉस सेक्शन करते हैं तो आपका यह फॉर्मूला निकलकर बाहर आ जाता है। तो ध्यान रखना, जब लोहे में नमी या वायुमंडल में नमी पाई जाती है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करता है, लोहे का ऑक्सीडेशन होता है, तो लोहे में जैसे कि आपका ये लोहा है, ठीक है, और लोहे में जब नमी लगती है, जैसे कि नमी लग गई, इसमें पानी की परत चढ़ गई और ऑक्सीजन की परत, जैसे ऑक्सीजन के जैसे इसके रिएक्शन हुआ तो एक परत क्या होगी, ऊपर ऐसे चढ़ जाएगी और इसके बीच में क्या भर जाएगी, आपकी ऑक्सीजन इसमें प्रवेश कर जाएगी। तो पहले जो इसका वेट था वो तो था जो भी था, लेकिन जैसे इसमें ऑक्सीजन ऐड होगी दो परतों के बीच में तो इसका वेट क्या हो जाएगा, आपका वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब लोहे जंग लगने पर लोहे का भार का पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा आपका कि उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। और फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि लोहे में जंग लगने का फॉर्मूला क्या है और किस प्रकार की, किस स्थिति में लोहे में जंग लग सकती है, किस आवश्यक दशाएं कौन कौन सी है। तो वायुमंडल में नमी का होना तथा साथ में ऑक्सीजन की उपस्थिति भी होना, तो ऐसी स्थिति में लोहे में जंग लगने की संभावना 70% हो जाती है। अब इसे जंग से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो जिंकीकरण। क्या कहा मैंने, जिंकीकरण मतलब जिंक की लेप चढ़ा दी जाती है लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए, ठीक है। तो हम जिंक की परत लगा देते हैं, एक लेप लगा देते हैं, ठीक है, जिससे कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, थोड़ी लेट हो जाती है। जंग तो लग सकती है लेकिन उस प्रक्रिया को हम धीमा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, उसका भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है।
निम्न में से किसे एक स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना, ग्रेफाइट को स्नेहक के लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। आंसर सिंपल सा ध्यान रखिएगा आप, ग्रेफाइट। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्रिस्टल नहीं है, मतलब क्रिस्टल के रूप में नहीं पाया जाता है? तो बताइएगा। इसमें हीरा भी आपका चतुष्फलकी क्रिस्टल होता है। जब हीरे का आप डायग्राम बनाते हैं तो कैसा बनता है? चतुष्फलकी क्रिस्टल एक निश्चित क्रिस्टल होता है। इसमें जैसे कि आप ये देखेंगे, इस प्रकार की ये होती है आपकी किसकी संरचना है? ये ग्रेफाइट की संरचना होती है, जिसमें प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, ये यहां पे कार्बन है आपका, यहां पे एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, तो प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़े होते हैं। जैसे कि कार्बन है आपका, यहां पे भी एक दूसरा कार्बन होगा, ये भी एक कार्बन है, यहां पे कार्बन है। तो ये है आपकी किसकी संरचना? ग्रेफाइट की। ठीक है, ग्रेफाइट की एक चतुष्फलकी, आप यहां पे कैसी संरचना? षटफलकी है। ठीक है, ग्रेफाइट की कैसी संरचना है? षटफलकी। ठीक है, तो इसकी कोई एक क्रिस्टल रूप है इसका, तो क्रिस्टल रूप इसका मतलब ग्रेफाइट हो नहीं सकता। हीरे का अगर बात करें तो ये चतुष्फलकी रूप में होता है। चतुष्फलक, इसके 4 फलक होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। उसी को कहा जाता है कि हीरे की जो संरचना होती है क्रिस्टली, वो होती है आपकी चतुष्फलकीय। ठीक है, तो ग्रेफाइट भी नहीं हो सकता है। क्वार्जाइट क्या भी होता है आपका? चतुष्फलकी। फिर आप एकमात्र देखेंगे गंधक, जिसकी कोई भी क्रिस्टली रूप नहीं होता है। सिंपल गंधक का प्रयोग, जिसे सल्फर कहते हैं आप लोग, सल्फर जिसका खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका कोई निश्चित क्रिस्टली रूप नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, गुरु जल क्या है? ठीक है, गुरु जल क्या है? जब ऑक्सीजन के साथ आपका D2O, कौन सा क्या कहा मैंने कि D2O आपके जो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक के नाम सुने होंगे आपने, जैसे कि आपका ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक को कहते हैं हम 1H1, एक होता है आपका 1H2, एक होता है आपका 1H3। इसे कहा जाता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। क्या कहा मैंने? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ये ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ठीक है, ये 3 अपरूप है। जो ये ड्यूटेरियम होता है, इसी को कहा जाता है भारी जल। क्या कहा जाता है? भारी जल। और भारी जल का फॉर्मूला अगर लिखें तो D2O। जैसे कि H2O जल का होता है, तो H2O क्या अगर भारी जल आ जाएगा तो उसे कहा जाएगा D2O। जो हैवी हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ, इसी को कहा जाएगा गुरु जल। ठीक है, ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन का मतलब आपका ड्यूटेरियम वाला हाइड्रोजन की बात की जा रही है, जो कि भारी जल का निर्माण करता है। तो आप सीधा अगर ये विकल्प ना हो और इस पूरे की जगह लिखा हो भारी जल, तो आपका आंसर यही होगा फिर। ठीक है, मतलब भारी जल में आपका भारी हाइड्रोजन होता है और एक नॉर्मल ऑक्सीजन होता है, जैसे कि लिखा है आपका D2O। एक नॉर्मल वाटर होता है आपका H2O, ये होता है आपका प्रोटियम वाला, और यदि D2O हो जाता है तो आपका भारी जल ड्यूटेरियम वाला जल हो जाता है। उसी को कहा जाता है गुरु जल। ठीक है, पीने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, इसमें आपके कपड़े भी नहीं धुल पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हार्ड वाटर होता है। चलिए, ये वाला तो हो गया अपना। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए विकल्प। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? अब देखना, पानी का शुद्धतम रूप कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रकार के मिनरल्स उसमें ना हो। जैसे कि आप बैटरी वाला जो आपका इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, उसमें जो पानी का यूज करते हैं वो आशुद्ध जल होता है। आशुद्ध जल का मतलब शुद्ध जल होता है, उसका पीने में आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको जल में भी किसी प्रकार के खनिज का मिश्रण होना अति आवश्यक माना जाता है, जो हमारे शरीर के पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। तो जब पानी का शुद्धतम रूप कहा जा रहा है तो नल का जल। अब नल का जल आएगा तो आपका पृथ्वी के अंदर से हम बोरिंग लगाकर निकाल रहे हैं या फिर कहीं से लाकर उसको स्टोर कर रहे हैं, तो इसमें कई प्रकार के मिनरल्स मिल जाते हैं। तो इसे हम क्या नहीं कहेंगे, इसे शुद्धतम रूप नहीं कहेंगे, कि नल का पानी तो शुद्ध रूप होता ही नहीं है। ठीक है, समुद्र का जल, इसमें नमक मिला होता है, तो इसको भी नहीं कहेंगे हम। NaCl की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। फिर आश्वित जल, आश्वित मतलब प्रभाजी आसवन के द्वारा उसे अगर शुद्ध रूप दिया जाए तो उसमें भी खनिज की मात्रा आ जाती है। लेकिन जो वर्षा से हमें पानी की प्राप्ति होती है दोस्तों, वह सबसे क्या होता है, आपका शुद्धतम जल होता है। यदि उसी पानी को स्टोर करके आप बैटरी के रूप में प्रयोग किया जाए तो वो काम कर सकता है, क्योंकि वही होता है आपका आशुद्ध जल, या फिर आप कह सकते हैं उस पानी का शुद्धतम रूप। तो विकल्प हो जाएगा का विकल्प नंबर सी सबसे बेस्ट आंसर।
बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? अब सबसे पहले तो नोबल गैस क्या होती है? आपने पेरियोडिक टेबल अगर देखा हो तो पेरियोडिक टेबल में ऐसे आपके कुछ समूह बने हुए हैं। कैसे समूह? 18 समूह। जैसे कि आपका पेरियोडिक टेबल ऐसे देखा होगा आपने, इस टाइप का, ठीक है। तो यहां पर आपका एस, पी, डी और नीचे एक और टेबल होती है आपकी, उसे एफ कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पर आपका एक 18वां वर्ग होता है। कौन से नंबर का? 18 नंबर का वर्ग, ठीक है। इस 18 वर्ग के पहले होता है 17 नंबर का वर्ग, ठीक है। और ऐसे जो समूह होते हैं, इस प्रकार से समूह होते हैं, जो समूह की संख्या कितनी है? 7 समूह होते हैं, ठीक है। 7 समूह और वर्ग कितने होंगे? वर्ग हो जाएंगे आपके कितने? 18 वर्ग। तो 18 वर्ग के सभी तत्वों को कहा जाता है नोबल गैस, ठीक है। नोबल गैस किसे कहा जा रहा है? 18 वर्ग में शामिल सभी तत्वों को नोबल गैस कहा जाता है। अब हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी नोबल, जैसे कि आप हाइड्रोजन अगर देखें, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका जो हाइड्रोजन है सबसे ऊपर यहां पर होता है हाइड्रोजन, तो H हाइड्रोजन यहां पर है आपका। ये तो ना तो गैस है किसी भी रूप में, ये तो आवारा तत्व है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे आवारा तत्व जिसका कोई स्थान निश्चित नहीं है वो कौन सा तत्व है, वो आपका हाइड्रोजन है, जो कि किसी के साथ भी किसी के भी घर में रह सकता है, ठीक है। इनको रहने के लिए स्थान की आवश्यकता नहीं है, किसी के साथ भी ये साझेदारी करके उसके साथ रह सकता है, तो आवारा तत्व माना जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आपका कहां पर आएगा? ऑक्सीजन इस यहां पर आ जाएगा आपका। इसका क्रमांक कितना है? 7 नंबर आप देखेंगे ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन का 7 है या 8 है बताइएगा, ठीक है। फिर हीलियम का 3 नंबर पे आता है, जो कि आपको यहां पर देखने को मिलेगा 18 वर्ग समूह में। कौन? आपका हीलियम। कार्बन डाइऑक्साइड ये तो एक यौगिक हो गया, तत्व तो है ही नहीं। CO2 कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो इसे तो हम कहेंगे नहीं नोबल गैस, ठीक है। तो नोबल गैस होती है आपकी हीलियम। हीलियम के बाद रेडॉन होती है, जेनन होती है, रेडॉन, जेनॉन, हीलियम, ठीक है, ये सभी। और नोबल गैस उसे कहा जाता है दोस्तों जो किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है, साथ ही इनका अष्टक पूरा होता है। अष्टक पूरा होने का मतलब न्यूलैंड ने एक अष्टक नियम दिया था, न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने अष्टक नियम दिया था। अष्टक नियम कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी भी परमाणु में, यदि किसी के परमाणु में हम इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करते हैं तो अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए हीलियम को छोड़कर। हीलियम के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भी अगर होंगे तो उसे फुलफिल माना जाएगा, और हीलियम के अलावा बाकी सभी अन्य तत्वों के अंतिम कोश में यदि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उसका अष्टक पूर्ण नहीं माना जाएगा, वह नोबल गैस नहीं कहलाएगी। लेकिन यदि जिन तत्वों का आखिरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है पर्याप्त मात्रा में, उसे कहा जाएगा कि उसका अष्टक पूरा है, वह नोबल गैस है, अक्रिय गैस है, या फिर रासायनिक अभिक्रिया नहीं करने वाली गैस है। तो उन्हीं सभी के समूह को 18 वर्ग समूह में रखा गया है, उसी को कहा जाता है नोबल गैस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, ठीक है। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है? सबसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने चर्चा की थी 78 to 79, इस परसेंटेज में रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपका ऑक्सीजन होता है 21% या फिर 20.98% होता है आपका ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पर आप कार्बन डाइऑक्साइड रहेंगे, आर्गन आ जाएगा, फिर आपका नियोन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अलग अलग क्रम देख सकते हैं आप, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, ह्रास गैस क्या है? अब देखना इसमें नाइट्रस ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला कैसा होता है? ह्रास गैस का मतलब ये ह्रास गैस है, ठीक है। ह्रास मतलब लाफिंग गैस, ठीक है, लाफिंग गैस या फिर हंसाने वाली गैस। तो हंसाने वाली गैस कौन सी आपकी? N2O, ठीक है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। तो फॉर्मूला भी याद रखना है क्योंकि कभी हिंदी में लिख के नहीं दिया आपको, फॉर्मूले के रूप में बता दिया। तो N2O या फिर नाइट्रस ऑक्साइड को ह्रास गैस, लाफिंग गैस या फिर हंसाने वाली गैस कहा जाता है, तो यह भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो पता होगा हाइड्रोजन गैस भरी जाएगी या हीलियम। तो आपका आंसर हो जाएगा हीलियम, जो काफी अधिक ऊंचाई तक हो जाता है, फिर ठीक है, इसका प्रसार होता जाता है और हीलियम गैस गुब्बारे में भरी जाती है अधिक ऊंचाई प्राप्त करने के लिए। pH एक मूल्यांक दर्शाता है। अब देखिएगा pH, अगर एनसीईआरटी की बुक में आप जाएंगे तो एनसीईआरटी में P का मतलब कुछ और बताया हुआ है, कुछ और का मतलब रियल, तो मतलब वही होता है आपका एनसीईआरटी ऑथेंटिक बुक है, ठीक है। तो pH में जो P का जो फुल फॉर्म है, pH जो वो लिखा जाता है, तो इसमें जो P का जो फुल फॉर्म है इसे कहा जाता है पूषांक, और पूषांक का मतलब होता है शक्ति।
ये आपकी एनसीईआरटी बोलती है, ठीक है। कभी आ जाए कि पीएच में पी का मतलब क्या है तो पुषांग, उसका अर्थ क्या है तो आपकी शक्ति होता है। लेकिन अगर दोनों का संयुक्त रूप देखा जाए तो मैं कहूंगा आपको कि इसका फुल फॉर्म होता है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन का प्रतिशत ही कहलाता है कि आपका पीएच। अब पीएच के लिए एक स्केल बनाई गई है जिसमें 14 अंकों को रखा गया है, ठीक है। यहां पर आपका बीच में 7, यहां पर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ठीक है। इधर आप माइनस में जाएंगे मतलब एक एक कम करेंगे, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। तो 1 से लेकर 14 तक पीएच स्केल का निर्धारण किया गया है। इस पीएच स्केल में बताया गया है कि जो 7 नंबर का अगर पीएच मान होगा तो उस तत्व को या उस धातु को कहेंगे या उस वस्तु को कहेंगे कि वो उदासीन है, वो ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है। क्योंकि पीएच स्केल हमें अम्लीयता और क्षारीयता की गुणता या फिर उसका गुण को सूचित करने का संकेत देता है कि कौन सा तत्व अम्ल होगा, कौन सा तत्व क्षार होगा। यदि कोई भी तत्व या कोई भी विलयन, ठीक है, कोई भी विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। एक कोड ध्यान रखिएगा आप, एक होता है आपका अनिल। क्या होता है? अनिल। और अनिल से क्या बनेगा कि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिवर्तित कर देता है। बस एक नाम याद रखना है। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि लाल को नीला करता है उसका क्या कोड है, कोड एक याद रखना, दूसरा ऑटोमेटिक याद रहता है, ठीक है। तो अब कहा जाए कि अम्ल लिटमस पेपर में किस प्रकार का परिवर्तन करता है, तो अम्ल नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिवर्तित कर देता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जिसका पीएच मान, जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 नहीं कहा मैंने, 7 से कम, ठीक है। 7 को अगर शामिल कर दिया 7 तो उदासीन होता है, ठीक है। तो 7 से कम 6.9 भी आपका अम्ल होगा, ठीक है। तो 7 से कम पीएच मान रखने वाले विलयन को अम्लीय विलयन कहा जाएगा। और वह विलयन लिटमस पेपर में अगर उसका प्रयोग करेंगे तो नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल लेगा, जबकि 7 से अधिक वाले जो भी पीएच मान होंगे वह आपकी क्षारीयता को सूचित करता है। और क्षार क्या होते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसका जस्ट उल्टा बोलना है आपको कि जो क्षार होते हैं वो क्षार लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देता है। तो पीएच स्केल क्या सूचित कर रहा है? सीधी सी बात है, अम्लीयता और क्षारीयता का मूल्यांकन कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प नंबर बी, जो कि अम्लीयता और क्षारीयता का मूल्यांकन करने वाले के लिए एक स्केल बनाई गई है जिसे पीएच स्केल कहा जाता है, जिसमें पी का मतलब पुषांक होता है, जिसका मतलब है शक्ति, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नीलात होता क्या है। अब नीलात होता क्या है? कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट सबको पता भी है कि कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला भी क्या होता है, वो भी लिख लीजिएगा। कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, CuSO4। अगर यहीं पर अगर मैं लिखूं CaSO4, ये किसका है फिर? ये है आपका जिप्सम है या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये हो जाएगा आपका क्या? जिप्सम। और यदि CaSO4.1/2H2O, इसमें आधा जल का अगर कण मिल जाएगा तो यही बन जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाएगा आपका? CaSO4.12H2O। और यदि CaSO4 है तो ये जिप्सम। इसी प्रकार से एक और चीज देखिएगा आप, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या लिखा मैंने? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, थोड़ी CO3 है ये। तो ये किसका है? ये है आपका बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग, इसको अच्छे से लिख देते हैं यहां पर, बेकिंग सोडा, ठीक है। धावन सोडा क्या होगा? NaCO3, ये हो जाएगा आपका क्या? धावन सोडा। ऐसा कुछ नाम याद रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण होता है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो नीलातोता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? कॉपर सल्फेट, ठीक है। बाकी बेकिंग सोडा का क्या है, धावन सोडा का क्या है, जिप्सम का क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, मेंस में पूछा था आपका 19 वाले मेंस में, ठीक है, 2019 में, कि जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या अंतर है। एक अंतर तो दिख रहा है कि इसमें आधा जल का अणु इसमें शामिल होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है, ना कि जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हड्डियों को जोड़ने के लिए एक मरहम पट्टी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि चूने की इसमें प्रधानता होती है। एक और बात हमें यहीं पर ध्यान आइए, एक होता है आपका CaO और एक होता है CaOH2,
ठीक है। तो ये जिसमें जल नहीं है तो उसे कहेंगे हम बिना बूझा चूना, जिसमें हाइड्रोजन है उसे कहा जाता है बूझा हुआ चूना। तो यह कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है कि बिना बूझा हुआ चूना। जैसे ही पानी मिला दिया इसमें तो ये हो जाएगा आपका बूझा चूना। तो COH2, अगर इसमें आप क्या करते हैं H2O, यहां पर अगर जल मिला देते हैं इसमें, किसमें CaO में अगर जल मिलाया आपने तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका CaOH2, जो कि बूझा हुआ चूने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये इतनी बातें ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अगला प्रश्न होगा दोस्तों, नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है? देखिएगा एसिटिक एसिड सिरके में होता है, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड किस में होगा आपका नींबू में, नाइट्रिक एसिड किस में होता है आपका अमोनिया में। ठीक है, अमोनिया में, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड सिरके में, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी में। जो आपकी अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो आपके मसूड़े में से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, इसलिए नींबू का सेवन करते रहिएगा। ठीक है, तो एस्कॉर्बिक एसिड उसकी पूर्ति होती है, इसमें आ जाएगा आपका साइट्रिक एसिड। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका, नींबू में मुख्यतः साइट्रिक एसिड पाया जाता है। सिरके में अभी चर्चा की है, एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है। ठीक है, अब यहां पर लैक्टिक एसिड आ गया आपका, साइट्रिक एसिड। और एक और ध्यान रखिएगा, चींटियों में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है आपका फार्मिक एसिड। हाँ, आप ऐसे ध्यान रखिएगा, चींटी काटते से ही भग जाती है, फॉरवर्ड हो जाती है। ठीक है, तो फार्मिक एसिड किसमें, चींटियों में। ठीक है, टमाटर कैसा होता है, लाल होता है, तो इसमें पाया जाता है आपका टार्टरिक एसिड। ठीक है, टार्टरिक एसिड किसमें आपका, टमाटर वाले भाग में। ठीक है, टार्टरिक एसिड का ध्यान रखिए, क्वेश्चन मिल सकता है आपको आगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन, सिरका का रासायनिक नाम क्या है, वही पूछा जा रहा है आपका एसिटिक एसिड। या तो रासायनिक नाम पूछे या फिर उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है वो पूछे, तब भी ये फार्मिक एसिड लिखा हुआ है आपका, दोनों लिखा है। फार्मिक एसिड चींटियों में, जबकि टार्टरिक एसिड किसमें, टमाटर में पाया जाता है। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सा तत्व होता है? तो गोबर गैस में मेथेन गैस होती है, और इसी के माध्यम से आप कौन सी बना सकते हैं, एलपीजी के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे एलपीजी पूछा जाए, ध्यान रखना, अगर आपसे जो लिक्विड पेट्रोलियम एलपीजी, ठीक है, और एक होता है आपका सीएनजी अगर पूछे तब भी आपको क्या लगाना है, मीथेन। और यदि एलपीजी पूछे आपसे तो प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। ठीक है, ये दोनों मिलाई जाती है आपकी एलपीजी में, जबकि सीएनजी में आपका मीथेन मिलेगा, और गोबर गैस में भी आपको क्या मिलेगा, आपको मीथेन। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, अग्निशमन में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो बताइएगा अग्निशमन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आंसर हो जाएगा आपका CO2 का प्रयोग किया जाता है। अग्निशमन मतलब आग को बुझाने के लिए। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो जीवाश्मों की उम्र जानने के लिए। जीवाश्म क्या होते हैं, जो पहले के जो भी जीव होते हैं, यदि किसी परतों के नीचे दब जाते हैं तो उसको फॉसिल्स कहा जाता है या जीवाश्म कहा जाता है। इसी के अध्ययन के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, जिससे उम्र का निर्धारण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, एक सूखी सेल में कौन सी, सूखी सेल कहा जा रहा है। देखिएगा, इतने आसान भाषा अगर हिंदी की लिख दी जाती है तब भी दिक्कत है, और क्लिष्ट लिख दो तब भी दिक्कत है। हमें तो वो लिखी जो हमें समझ में आती है, लेकिन वो एग्जाम में मिलती नहीं है। सूखी सेल मतलब आपका ड्राई सेल पूछा जा रहा है, शुष्क सेल इसे कहा जाता है। आप किस रूप में पढ़ते हैं इसे, शुष्क सेल। शुष्क सेल की बात की जा रही है। ठीक है, और शुष्क सेल में आपका कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, कि यांत्रिक ऊर्जा तो नहीं, विद्युत ऊर्जा नहीं, उसमें पाई जाती है आपकी कौन सी, रासायनिक ऊर्जा, और चुंबक ऊर्जा भी नहीं पाई जाती। ठीक है, शुष्क सेल में आपका, और यह आपका कौन सा सेल होता है, प्राथमिक सेल होता है आपका। ये कौन सा होता है आपका, शुष्क सेल प्राथमिक सेल होता है, क्योंकि इसे दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकता, चार्ज नहीं। जैसे निप्पो सेल आपने देखा होगा, और घड़ियों में आजकल आता है, दीवार घड़ी में जो सेल होते हैं एक बार यूज होने के बाद उसको थ्रो करना पड़ता है, यूज एंड थ्रो होते हैं, वो आपके शुष्क सेल होते हैं, जिसमें इसमें शुष्क मिनरल्स मिलाया जाता है, जिससे कार्बन की एक ग्रेफाइट की छड़ होती है। ठीक है, ग्रेफाइट की छड़ होती है, वो आपका एनोड का काम करती है। ठीक है, ये शुष्क सेल की प्रमुख विशेषता है, जिसमें रासायनिक केमिकल प्रोसेस होती है, जिसके माध्यम से एनर्जी बनती है और वह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। लेकिन एक बार डिस्चार्ज होने के बाद उसका पुनर्प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसी को कहा जाता है प्राथमिक सेल। जबकि आपका द्वितीयक सेल क्या हो जाता है, द्वितीयक सेल को रिचार्जेबल होता है, आपके मोबाइल की बैटरी ये सभी होता है आपके रिचार्जेबल। ठीक है, जेरेंटोलॉजी निम्न में से ये वृद्धों का अध्ययन करने के लिए, उनकी आयु का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। जेरेंटोलॉजी एक विज्ञान की एक शाखा है, तो आंसर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर डी। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्रकृतिवाद वर्णनवाद है ये। ठीक है, वर्णवाद। ठीक है, निम्न में से किस पर आधारित है? तो देखिएगा,
ओवर प्रोडक्शन, फिर स्ट्रगल फॉर एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। ये एडजस्टमेंट थोड़ा देवनागरी में लिखा तो इधर उधर हो गया, एडजस्टमेंट है ये, ठीक है। स्ट्रगल फॉर एडजस्टमेंट एंड वेरिएशन, और एक लिखा आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब जैसा कि मैंने कहा कि ये एक एरिया है, इस एरिया में कई सारी प्रजाति रहती है। अब इस सारी प्रजाति में एक सबसे अधिक सक्रिय प्रजाति है, तो सबको क्या करेगी, यहां से भगा देगी, सबको भगा देगी। अगर ये लोग भग नहीं पाए, अगर अपने जीवन के लिए लड़ पाए, तो इस निकेत में रहेंगे। इस आवास को, ये जो आवास है इनका, और आवास को कहा जाता है निकेत। क्या कहा जाता है, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के निवास स्थल को निकेत नाम से जाना जाता है। जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगी वो बाकी प्रजाति को हटा देगी, जो इसमें संघर्ष करके यहां पर जीवित रह पाएगी उसी को कहा जाएगा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब अपने जीवन के लिए संघर्ष करना। तो आप लोग भी कर ही रहे हैं संघर्ष, तो हमें अगर जीवन जीना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। यही डार्विन का सिद्धांत है कि जीवन जीने के लिए संघर्ष करना। एक और उन्होंने कहा कि स्ट्रगल फॉर एडजस्टमेंट एंड वेरिएशन, अब यहां पे एडजस्टमेंट भी करना है, यदि उसके लिए भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो भी आपका डार्विनवाद है। और ओवर प्रोडक्शन भी, ओवर प्रोडक्शन मतलब जैव विविधता को और बढ़ावा देने की बात भी करते हैं आपके डार्विन, तो ये भी क्या हो जाता है आपका ओवर प्रोडक्शन। स्ट्रगल फॉर एडजस्टमेंट एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो कि डार्विन का एक जीवन की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है। एक और होता है आपका लेमार्कवाद भी, ठीक है। इस प्रकार के वाद आपको पढ़ लेना चाहिए, कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 1997 में पूछा गया था यह प्रश्न। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो डार्विन ने किया है। यही हम चर्चा कर रहे थे, विकासवाद मतलब जीवन की उत्पत्ति के बारे में बतला रहे आपके डार्विन। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, तो व्हेल मछली आपका सबसे बड़ा स्तनपायी है। अब क्या था कि एक समय की ऐसी बात है कि ये व्हेल मछली स्थल पर रहती थी, ठीक है, जल में रहती थी, लेकिन यह अपना वेट ज्यादा होने के कारण उसे समायोजित नहीं कर पा रही थी, इसलिए इन्होंने अपना आपको अनुकूलित कहां समझा, अपने आप को अनुकूलित समझा उन्होंने जल में, ताकि उसका वेट कम हो जाए। आपने देखा होगा एक बाल्टी को जब पानी से ऊपर खींचते हैं तब पानी के अंदर उसका वजन कम होता है, जैसे पानी की सतह से वो बाहर आ जाती उसका वेट बढ़ जाता है। कारण क्या है, एक आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा, उसे कहा जाता है उत्प्लावकता का सिद्धांत, कि बाल्टी को जब पानी में डाला जाता है तो उस बाल्टी ने जितना पानी हटा दिया है उतना भार उसका कम हो जाता है। यह भार में हुआ अपेक्षित कमी या आभासी कमी को ही आर्किमिडीज का उत्प्लावकता का सिद्धांत कहा जाता है। सेम वही व्हेल मछली जब पानी में जाएगी तो अपने आप को भार को कम महसूस करेगी, इसलिए उन्होंने सबसे अच्छा स्थान वो चुना है, लेकिन वह स्तनपायी है, स्थल पर रहने वाला जीव था, लेकिन अब अपने आप को अनुकूलित कर लिया उन्होंने जल में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर का विकल्प। उड़ने वाला, क्योंकि सबसे पहले आप उसी को हटाएंगे, क्योंकि जल में रहते आप स्तनपायी लगा ही नहीं सकते, जबकि ब्लू व्हेल मछली होगी आपका। उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है, तो बताइएगा, चंद्रगढ़ हो जाएगा आपका, उड़ने वाला स्तनपायी है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा जो कंद होते हैं, ठीक है, कंद होता है हल्दी का खाने वाला भाग। जब तना, ठीक है, तना होता है, ठीक है, ये आपका रूट नहीं है, पहली बात क्लियर कर लीजिएगा, हल्दी क्या है आपका रूट नहीं है, ये तना वाला भाग है। तो हल्दी का कौन सा भाग हम खाते हैं, तो पौधे का ना तो जड़ खाते हैं ना पत्ती खाते हैं, तने वाला भाग हम खाते हैं। तो ध्यान रखना जो कंद होता है, ठीक है, ये आप कंद और जड़ को मैच मत कर दीजिएगा, ठीक है, कंद वाला भाग आप खाते हैं। एक होता है शल्क कंद होता है। शल्क कंद क्या होता है आपका, जैसे कि आपने मूली गाजर देखा, ये शल्क कंद में आ जाएगा, ठीक है, शंकु रूपी आकृति रहती है, तो वो वाला कौन सा भाग होगा, जड़ वाला भाग। आलू कौन सा भाग है, ध्यान रखना आलू जड़ नहीं है, ध्यान रखना आलू भी किस में आ जाएगा आपका, तना वाला भाग होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पर। ये प्रश्न आजकल एमपीपीएस से पूछना पता नहीं क्यों बंद कर दिया है, 93 में पूछा था, उसके बाद आज तक इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि अब हो सकता है उन टॉपिक को फिर से उठा लिया जाए जो पहले पूछे जाते थे। आलू है एक, अब यहाँ पे आ गया आपका, आलू क्या है, मूल है, फल है, कंद है, शल्क कंद है, तो आंसर जाएगा आपका कंद है, ठीक है। ये भी मैंने क्या कहा, आलू मतलब तना है, कंद का मतलब, इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या देखा था, हल्दी क्या है, मैंने कहा तना है, और तने को किस भाषा में कहा जाएगा, कंद। और इसी प्रकार आलू भी क्या है आपका, कंद हो जाएगा, ठीक है। आलू भी कौन सा, तना वाला भाग है। तो कभी आपको तना अगर विकल्प मिले, कंद नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको तना लगा देना है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो प्रथम पोषक स्तर क्या होते हैं? पादप होते हैं, हरे पादप होते हैं। हरे पादप को जानवर उसको खान करेंगे, उसका हम भी लोग भी क्या करते हैं, हम भी तो हरित पादप खा सकते हैं, जैसे कि आप पालक खाते हैं, मेथी खाते हैं, ये भी क्या है आपका प्राथमिक हरित पादप है। तो प्राथमिक पोषक स्तर पर आपके होते हैं हरित पादप, द्वितीयक पर होते हैं आपके शाकाहारी, तृतीयक पर होते हैं मांसाहारी और चतुर्थ पे होते हैं सर्वभक्षी, जो सब कुछ को खा लेते हैं। ठीक है, मानव को इसी में रखा जाता है, सर्वभक्षी में। ठीक है, व्यक्तिगत तौर पर आप मत सोचिएगा कि मैं तो नहीं करता हूं, लेकिन मानव प्रजाति की बात की जा रही है, व्यक्ति विशेष की बात नहीं की जा रही है। तो मानव प्रजाति किस में आती है? आपकी सर्वभक्षी में। ठीक है, सभी का सेवन करने के लिए योग्य होती हैं। नेक्स्ट, अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो पेपेवर सोमनिफेरा। क्या है? पेपेवर सोमनिफेरा आपका अफीम का वानस्पतिक नाम है। तो ये काफी टफ क्वेश्चन माने जाते हैं इस प्रकार के। तो यहां पर आप इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर ये सोचकर कि पूरे सभी के रासायनिक नाम पढ़ ले, वैज्ञानिक नाम पढ़ ले, तो ये गलती मत करिएगा। ठीक है, अगर आपको याद रह पाए, तुक्का लग जाए तो सही बात है। ठीक है, इस प्रकार के टफ क्वेश्चन में हम रख सकते हैं। जंतु कोशिका में निम्न में से कौन सा अनुपस्थित है? दोस्तों यहां से हम थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बता देते हैं। यहां से जो प्रश्न आ रहे हैं आपके, ये बायोलॉजी से संबंधित है। लगभग केमिस्ट्री के क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहां से कौन सा खंड स्टार्ट हो गया? एक पार्ट जरूर लेकर आऊंगा मैं 50 क्वेश्चन का आपका, वो होगा बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चन यहां पे बायोलॉजी के भी आपको देखने को मिल रहे हैं अब। ठीक है, तो जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, ध्यान रखना, एक प्लांट सेल होता है, एक एनिमल सेल होता है। दोनों में मेन अंतर क्या है? दो चीजों का। इनके अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, चाहे वो दोहरी कोशिका दोहरे हो सकते हैं, एकरी हो सकती है, या फिर झिल्ली रहित हो सकती है। ठीक है, तो जो जंतु कोशिका होती है, इस जंतु कोशिका में ना तो हरित लवक पाया जाता है, ना ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, जो उसको मजबूती प्रदान करती है। जैसे पेड़ देखते हैं आप, पेड़ में भारी तना देखते हैं आप, काफी कठोर होता है, वही होता है आपका कोशिका भित्ति। जबकि हमारी तो मुलायम, हमारी स्किन कैसी होती है? मुलायम होती है। तो हमारे सबसे बाहर होती है कोशिका झिल्ली। ठीक है, पादप में भी होती है कोशिका झिल्ली, लेकिन सबसे बाहर पादप कोशिका में या पादप प्लांट सेल में होती है आपकी कोशिका भित्ति, जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। एक और चीज जो है आपकी हरित लवक, जो प्लांट सेल में पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन को तैयार करता है, और उस भोजन का सेवन कौन कर लेते हैं? जंतु कर लेते हैं। तो हम तो दूसरों पर आधारित है, इसलिए कहा जाता है कि मानव क्या है? परपोषी है, दूसरों पर आश्रित हैं। ठीक है, हम नहीं कर सकते कुछ भी, हम दूसरों ने बनाया हुई चीज को हम सेवन करते हैं, तो हम क्या कहलाते हैं? परपोषी। और पेड़ पौधे क्या है कहलाएंगे? स्वपोषी, स्वयं का भोजन तैयार करते हैं। कभी पेड़ को खाना दूसरे को खिलाते हुए देखा है? स्वयं अपना भोजन तैयार करता है। ठीक है, तो सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति इसमें पाई नहीं जाती, बाकी सारी चीज आपको उसमें देखने को मिले। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? ग्लूकोज आपने सुना होगा नाम, C6H12O6। तो C6H12O6, और ये कब बनता है आपका? जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं, छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में स्वांगीकरण होगा, स्वांगीकरण के बाद ये यकृत के ब्लड के माध्यम से विभिन्न कोशिकाओं के पास पहुंचेगा, और सभी कोशिकाओं के पास अपना अपना माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या कहा मैंने? माइटोकॉन्ड्रिया में आपका ग्लूकोज जाएगा, ग्लूकोज का विखंडन होगा, विखंडन किससे? ऑक्सीडाइजेशन होगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन होगा, विखंडन होगा, तो आपको 36 एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होगी। एक ग्लूकोज के विखंडन से 36 एटीपी ऊर्जा, और ये एटीपी जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। मानव शरीर के ऊर्जा की मुद्रा क्या है? तो एटीपी। तो एटीपी मतलब आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ध्यान रखिएगा, कोशिका का जो अब पावर हाउस कहा जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का, जहां पर ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन के बाद हमें एनर्जी की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े पसलियां होती है, 12 दूनी 24 होते हैं। तो पसलियों में कितनी आपकी 24 हड्डियां होती हैं 12 जोड़ी के रूप में। तो यह आंसर ध्यान रखिएगा, पसलियों में आपके 12 जोड़े होते हैं। नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है? आप जानते ही होंगे कि नाखून में मृत कोशिकाएं आती है, द्रव द्वारा बने होते हैं, जिनमें से रक्त संचरण नहीं होता है, इसलिए हमें दर्द नहीं होता है। समय से बाल काटने पर भी दर्द नहीं होता है, क्योंकि जहां पर भी रक्त वाहिनियां, नसें पाई जाएगी, वहीं पर दर्द का अनुभव होता है। तो नाखून शरीर का बेकार हिस्सा हो नहीं सकता है। नाखून कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, तो नहीं हो सकता है। कोई नहीं, तो विकल्प होगा आपका कि मृत कोशिका से निर्मित होते हैं, जहां पर रक्त वाहिनिकाएं नहीं पाई जाती हैं। एंजाइम मूलतः क्या है? तो प्रोटीन होते हैं आपके एंजाइम। ठीक है, जो कि आपके भोजन के पाचन में प्रमुख योगदान होता है। लाइपेज, एमाइलेज, ठीक है, माल्टेज, ये सारे एंजाइम है जो भोजन के पाचन में प्रमुख कार्य करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अब बायोलॉजी के कल आएंगे तो हम देखेंगे एंजाइम के कौन कौन से कार्य हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रोटीन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो ग्रंथि हो जाती है आपकी यकृत। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा।
अगर यहां पर ग्रंथि ना लिखा हो, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आपकी स्किन, ठीक है। स्किन के बाद होता है आपका यकृत, लेकिन पूछा ही गया है कि सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आपकी यकृत, और सबसे छोटी पूछा है तो छोटे तो इसमें लिखा नहीं है, आपके होता है पीयूष ग्रंथि, जो कि आपके अग्र मस्तिष्क के सेला टर्सिका भाग में पाई जाती है, जिसका नाम क्या हो जाता है आपका पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। सभी को वो क्या करती है, रेगुलेट करती है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि, जो कि आपके अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब ध्यान रखना किसने किसकी खोज की है, तो देख लेना। विटामिन ए की मैकुलन ने की है, ठीक है, मैकुलन ने, ये भी मैकुलन ही है, ठीक है। विटामिन बी की भी मैकुलन ने की है। विटामिन सी का जेम्स लिंड ने किया है, जबकि विटामिन डी का पॉल मुलर ने नहीं किया है, इसका भी मैकमुलर ने किया है, ठीक है। तो विकल्प हो जाएगा इसका डी, जो कि सुमेलित नहीं है। विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक, अकार्बनिक, जीवित जीव, तो क्या होंगे आपके विटामिन होते हैं आपके, विकल्प हो जाएगा ए कार्बनिक, यौगिक, ठीक है। कई प्रकार के विटामिन होते हैं, कल चर्चा करेंगे हम इसकी, कई सारे विटामिन आएंगे, तो कल एक विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करेंगे हम, ठीक है। सूर्य की किरणों के कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, इसीलिए विदेशी जब आते हैं तो गोवा बीच पर चले जाते हैं, वहीं पर उनको अच्छी मात्रा में क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। तो डी विटामिन लेने के लिए भारत आना पड़ता है, इसलिए हम बाहर क्यों जाए, भारत में सब चीज़ें मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो सूर्य की किरणों में विटामिन डी पाया जाता है, जो आपके मेलानिन ग्रंथि में, जो मेलानिन ग्रंथि होती है, इसी में उसका निर्माण होता है। सूर्य से वह मेलानिन आपका जो पाया जाता है, जो रक्त के रंग को निर्धारित करता है, वही आपका विटामिन डी तैयार करता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। रतौंधी निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? रतौंधी, ठीक है, एक होता है आपका बेरी विटामिन बी के कारण, और विटामिन ए के कारण, जो विटामिन ए के कारण होता है रतौंधी रोग, और विटामिन सी से स्कर्वी रोग, मसूड़े में से खून निकलता है, तो उसी को बोला जाता है विटामिन सी, ठीक है। B1 का नाम क्या है? रेथारा, तो रेथारा मतलब, रे का मतलब होता है रेटिनॉल, था मतलब थाइमिन, तो B1 का मान थाइमिन हो जाता है, इसी के कारण आपका कौन सा होता है, बेरी रोग होता है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आने से पहले दोस्तों आपको पता है काफी कम समय बचा है, अगर टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहें तो अभी भी समय है। एक साथ अगर आप टेस्ट सीरीज का फायदा ले सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर टेस्ट सीरीज नहीं मिल पा रही है तो आप GLCIS प्लेटफॉर्म पर जाकर वहां पर एक्सेस कर सकते हैं। बाकी गुरुजी के द्वारा कई सारी सुविधाएं आपको ऐसे ही प्रोवाइड की जा रही है, जो कि आपको यूट्यूब के माध्यम से आपको देखने को मिल रही है। पालक के पत्तों में निम्न में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के तत्वों में विटामिन होगा, आयरन होगा, वसा होगा कि कार्बोहाइड्रेट होगा? अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर अगर तत्व पूछते तो आपका कोबाल्ट होता है, ठीक है, लेकिन कोबाल्ट विकल्प में है नहीं, तो आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। तो आयरन इसीलिए कहा जाता है कि जिसमें आयरन की कमी हो उसी को पालक का सेवन करना चाहिए, जो कि खाने में सबसे सभी को बेकार लगता है, ठीक है। लेकिन यह है कि जो बेकार लगता है वही काम का होता है। पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पपीते में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? A, C, B और K। तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी। पपीते में मुख्यतः C मतलब विटामिन सी पाया जाता है, विकल्प नंबर बी आंसर विटामिन सी। स्टार्च क्या है? तो ये डाइसेकेराइड है या मोनोसेकेराइड है पॉलीसेकेराइड है? तीन प्रकार के आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड को पॉलीसेकेराइड भी कहा दिया जाता है। तो स्टार्च क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर आपका सी, पॉलीसेकेराइड होता है स्टार्च, ठीक है। स्तनधारियों में श्वसन होता है। स्तनधारियों में मतलब हम लोग जो हैं, ठीक है, कहां से तो श्वसन करते हैं? श्वास नली द्वारा, क्लोम द्वारा, त्वचा द्वारा, फुफ्फुस द्वारा। तो ध्यान रखना श्वास नली द्वारा श्वसन नहीं करते हैं, फुफ्फुस या फेफड़ों के द्वारा हम श्वसन की क्रिया करते हैं। तो विकल्प नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त निम्न में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती हैं? तो पाचन क्रिया को, लिवर में कार्यशीलता को, किडनी में कार्यशीलता को, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। अगर ध्यान रखना आपका जो हीमोग्लोबिन होता है, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम मतलब आपका क्या है? आयरन, ग्लोबिन मतलब आपका प्रोटीन। तो आयरन जो प्रोटीन होता है यह आयरन ऑक्सीजन का वहन करता है। किसका? ऑक्सीजन का वहन करता है। और यदि कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाए, ठीक है, अगर ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाए और परमानेंट हीमोग्लोबिन HBO बन जाए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन अगर बन जाता है तो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। तो हम कहेंगे रक्त की ऑक्सीजन को ढोने की क्षमता, मतलब उसका परिवहन करने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन ने कार्बन मोनोऑक्साइड के ऑक्सीजन से स्थायी रूप से क्रिया करके एक स्थायी तत्व बनाया है HBO। हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेता है, जो कि स्थायी तत्व का निर्माण करता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, रक्त ऑक्सीजन को वहन नहीं कर पाएगा, व्यक्ति की डेथ हो सकती है, ठीक है।
सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? तो हृदय, फेफड़ा, यकृत और वृक्क। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प नंबर बी, फेफड़े के द्वारा शरीर के ताप को नियंत्रित होता है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आपका, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है। ठीक है। और ये भी बताइएगा, छोटा जो बच्चा होता है उसके हृदय की धड़कन कितनी होती है 1 मिनट के बाद? एक और क्वेश्चन आपको बताना होगा कि 1 मिनट में हृदय के द्वारा कितने लीटर ब्लड का पंपिंग होता है? 1 मिनट में हृदय के द्वारा कितने लीटर ब्लड का पंप होता है? तो तीनों के आंसर आप दीजिएगा। अब मिलते हैं कल वाली क्लास में, पूरे बायोलॉजी के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।